हेलो एंड वेलकम बैक टू इन साइंस। आज क्लास 9th CBSE का टॉपिक है जिसका नाम है साउंड। बहुत दिनों बाद CBSE क्लास 9th, तो ये टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने ये पढ़ रखा है, आपको भी शायद ये टॉपिक पहले पढ़ के आना चाहिए अगर आप इसे ठीक से समझना चाहते हो तो। वैसे मैं तो आपको समझा दूंगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना इसे पढ़ने का तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो वेलकम टू द न्यू टॉपिक। जिसका नाम है साउंड। हम स्पीकर बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये साउंड टॉपिक है। तो साउंड टॉपिक की शुरुआत हो चुके हैं और हम अब पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। उससे पहले बता दूं, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो। तो हम साउंड के बारे में क्या जानते हैं वो हम सबसे पहले जान लेंगे, उसके बाद ये सब पढ़ने लग जाएंगे। तो हमारे डेली लाइफ में ना साउंड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडियम की तरह काम करता है। हमें साउंड सुनाई देता है, हम साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं और साउंड की वजह से हमें बैलेंस भी बन पाता है हमारा। तो साउंड एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी मदद से ही हम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करना सीख गए। अगर साउंड ही एग्जिस्टेंस पे नहीं होती, अगर हम सुन ही नहीं पाते या फिर साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होती तो शायद हम सुन ही नहीं सकते थे, शायद हमसे कोई काम भी नहीं हो सकता था। तो कुछ इस तरीके का है हमारा साउंड। साउंड जो है वो अब हम चलो मान लेते हैं कि चलो साउंड होता है, साउंड कुछ चीज़ होती है, साउंड हमें सुनाई देता है, तो हम साउंड को देख क्यों नहीं सकते। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज कैसा होता है कि हर चीज़ आपको दिख जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। साउंड की वेव्स होती है, वो बहुत स्लो ट्रैवल करती है, बहुत टाइम लेके ट्रैवल करती है, इसलिए वो हमें दिख नहीं जाती। दूसरी बात, अब आप कहोगे कि सर साउंड एक्चुअली है क्या, हम उसे सुन सकते हैं, मतलब हम उसे फील कर सकते हैं। अगर आप डीजे के बहुत ज़्यादा बड़ा लाउड स्पीकर होगा तो उसके अगर पास जाएंगे तो आपको साउंड की वाइब्रेशंस फील भी हो जाएगी और आपके कान ऑब्वियसली डैमेज हो जाएंगे लेकिन आपको साउंड दिख जाएगा एक्चुअली। या फिर जब आप यूट्यूब पे देखोगे कि साउंड के ऊपर ऐसा एग क्रैक करके डालते हैं, फिर जब साउंड बजता है तो वो एग का जो लिक्विड होता है वो ऐसे 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 हिलता है। तो साउंड एक्चुअली क्या है, उससे पहले हम ये जान लेंगे कि साउंड अगर हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बात करें तो क्या है। साउंड की वजह से ही तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। साउंड ही एक वजह है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं। आप मुझे सुन रहे हो, वो भी साउंड है। अगर साउंड रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता या फिर चलो हमें कान ही नहीं होते, चलो मान लेते हैं, तो बहुत हार्ड रहती चीज़ें हमें सीखने में, समझने में। शायद हमारे अर्ली ह्यूमंस जहाँ पे हम आज है वहाँ तक नहीं आते। म्यूज़िक नहीं होता, शायद जस्टिन बीबर नहीं होता, साउंड नहीं होता तो कई सारी चीज़ें होती ही नहीं। लेकिन जो साउंड है वो है एक एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर्स। तो हमारे ईयर्स को जो हियरिंग का सेंसेशन दे दे उससे हम एनर्जी कहते हैं। मतलब हमारे ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करने वाली चीज़ जो है वो साउंड है जो हम सुन सकते हैं। अब कई सारे ऐसे भी साउंड्स होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, जो हम नहीं सुन सकते बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है सर, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर, साउंड क्यों नहीं सुन सकते कुछ, तो वो हम आगे इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा 5 मिनट का इंट्रो हो चुका है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, आपको समझाने के लिए कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि साउंड ट्रैवल कैसे होता है, या फिर अगर आपका दोस्त दूर से चिल्ला रहा है तो वो आप लोगों को कैसे सुनाई पड़ता है। या फिर हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि इको कैसे होता है। जिन लोगों को इको मालूम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये भी बता दिया जाएगा कि जो चमगादड़ होते हैं वो रात में भी कैसे ट्रैवल कर लेते हैं। उनकी तो कभी कई स्पीशीज़ में आँखें भी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में। तो यू आर वॉचिंग इन साइंस। बहुत लंबा हो गया इंट्रो
और अब हम सीधा चैप्टर में डाइव इन करने वाले हैं। इस टॉपिक के कुछ फेजेस हैं और वो कुछ फेजेस में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को उस स्पॉट पे वो टॉपिक ठीक से समझ में आए। तो एनसीईआरटी वालों ने इस टॉपिक में बहुत अच्छा एक काम किया है कि फेजेस में डिवाइड कर दिया है चैप्टर को, और ये फेजेस प्रोपोगेशन से स्टार्ट होके आपके बायोलॉजी ऑफ ईयर वहाँ तक आके रुक जाएंगी। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मैं क्लास 9th में था ना, तो तब हमें आ गया था पहली बार साउंड, और हम इतना ज़्यादा हम खुश हो गए थे ये टॉपिक जानकर और ये टॉपिक पढ़कर। हमारे सर हमें हर रोज़ कई नई चीज़ें ला के दिखा देते थे और हम वो सुनते थे, कई चीज़ें हम देखते थे, और हमारे लैब्स में हमें कई सारी नई चीज़ें पढ़ाई गई थी। तब हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा नया था। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी। तो तब हमारा स्कूल बहुत बड़ा था और बहुत नया भी था, तो साइंस लैब सब लोगों के लिए खुला रहता था। तो हम वहाँ से कई चीज़ें लेकर उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वैसे चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन फॉर हियरिंग in our ears. There are a lot of other forms of energy like mechanical energy, light energy, etc. अब देखो, साउंड एक एनर्जी है। साउंड एक एनर्जी है। We have talked about the mechanical energy in the previous chapter. तो हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर हो चुके हैं, कई हो चुके हैं, और फिजिक्स के तो शायद 2 3 4 टॉपिक्स है। उनमें हमने एनर्जी के बारे में जाना, पावर के बारे में जाना, वो वर्क एनर्जी एंड पावर, तो उस टॉपिक में हमने जाना था। यू हैव बीन टॉट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय द एनर्जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन उस टॉपिक में भी इस टॉपिक में भी आ चुकी है। जो एनर्जी है ना, वो हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर, लेकिन अगर मैं एक बैटरी पावर लगा के अगर कोई चीज़ चालू करता हूँ तो मैं ही एनर्जी दे रहा हूँ। नहीं, आप नहीं दे रहे। उसका एक कोई ना कोई कांस्टेंट सोर्स होगा, और वो एनर्जी वहाँ से आती है, आपके सेल में फिट की जाती है कंपनीज के द्वारा। फिर वो एनर्जी आप यूज़ कर लेते हो। तो वो एनर्जी जो है, समझो आपने एक मोटर चालू की, चलो इंजन चालू किया, इंजन जो कार का इंजन, तो आप देखोगे कि हाँ, इंजन का साउंड आ रहा है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, और कौन कौन सी चीज़ें, एग्जॉस्ट से फ्यूल मतलब जो धुआं है वो बाहर आ रहा है। तो अंदर तो एनर्जी आ रही है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से। लेकिन जब इंजन से बाहर जाती है तो हमारे लिए यूज़फुल वर्क भी होता है, उसका साउंड भी आता है। तो एनर्जी साउंड के एनर्जी में कन्वर्ट होके बाहर चली जाती है। उसी तरीके से एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट से भी बाहर जाती है हीट के फॉर्म में। तो हीट, अगर हम किसी इंजन की बात करें तो हीट, साउंड और जो हम काम कर रहे हैं मूवमेंट, उसके ऐसे 3-4 मीडियम से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकल जाती है। यहाँ पे नई एनर्जी क्रिएट नहीं होती। जितना आप तेल डालोगे उतना ही गाड़ी चलेगी, उतना ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, और जितना आप पावर दोगे इंजन को उतना ही ज़्यादा साउंड भी करेगी, और उतना ही ज़्यादा फ्यूल भी बर्न होगा, और उतनी ही फास्ट एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। तो एनर्जी आप तैयार नहीं कर सकते, या फिर एनर्जी आप लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। और वैसा ही मास के साथ भी है। तो एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते और एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। फ्यूल में जो एनर्जी होती है उससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो मूवमेंट के लिए, मैकेनिकल एनर्जी में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बैटरी में जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और गाड़ी आपकी चलने लगती है। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आप क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। वी कैन जस्ट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तो हम सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बस भगवान ने हमें बस वही एबिलिटी दी है। एक्चुअली करा है साइंटिस्ट ने मास को और एनर्जी को डिस्ट्रॉय, और मास और एनर्जी को
क्रिएट करने की फॉर्मूलाज, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए इसमें। वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको वो इक्वेशन नहीं हो चुका अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कैन यू प्रोड्यूस द साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई भाई? कौन सी एनर्जी यूज हुई भाई? तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो यूज हुई। अगर हम कुछ भी ना करें, 1 मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि मैं अब कोई एनर्जी यूज नहीं करूंगा, तो क्या साउंड आएगा? नहीं आएगा। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये जान लो, आपको जो कुछ भी, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप ये समझ लो आप उसमें एनर्जी बर्न कर रहे हो या फिर आप एनर्जी यूज कर रहे हो। बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं होता, और कोई काम नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि किस तरीके से आपको चैप्टर का फ्लो किस तरीके से है। हम पहले सब टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे तैयार करोगे आप? साउंड कैसे प्रोड्यूस करोगे? साउंड कैसे प्रोड्यूस करोगे? साउंड कैसे प्रोड्यूस करोगे? देखो, एनर्जी यूज हो रही है साउंड प्रोडक्शन में, तो वो हम एनसीईआरटी माता क्या कहती है वो एक्टिविटी हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी माता जो है वो आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी लाई है, तो वो एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। वो एक्टिविटी क्या कहती है कि एक ट्यूनिंग, अब आपको ट्यूनिंग फोर्क के बारे में बता दूंगा। ट्यूनिंग फोर्क कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, देखो कुछ इस तरीके से, और इसको जब आप हिट करते हो किसी रबर के पैड पे, रबर पैड पे जब आप इसे हिट करोगे ना, तो वो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। और जितने लंबे लंबे इसके ये पैर होते हैं ना, थॉन्ग्स कहते हैं, जितने लंबे लंबे होते हैं उतने वो अलग अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है। आपको सुनाई अलग अलग टाइप के साउंड्स देते हैं। तो कुछ इस तरीके का ट्यूनिंग फोर्क होता है। अब फोर्क मतलब क्या? हमारा जो स्पून होता है वैसा ही एक फोर्क होता है जिसके ऊपर ऐसे 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 कांटे होते हैं। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क हमने लिया। हमने उससे पहले क्या किया, हमने एक ऐसा वॉल के ऊपर एक बॉल लटका दी, और हमने उस बॉल के पास एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, उसे मारा और उस बॉल के पास लेके गए। तो उस बॉल के पास ऐसे ट्यूनिंग फोर्क आ गया। तो जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था ना, तो उस वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ये बॉल आपको यहाँ पे जाती हुई दिख जाएगी, और फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेनिस बॉल शोज अ मूवमेंट। तो आपको यहाँ पे एक मूवमेंट नज़र आएगा। और ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज साउंड में कुछ ना कुछ एनर्जी है। साउंड वाइब्रेशन के कारण ही, अब इस तरीके से जान लो, जहाँ पे आपको वाइब्रेशन दिखेगा ना, वहाँ पे ही आपको साउंड दिखेगा। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ वाइब्रेट होनी ज़रूरी है। दूसरी जो एक्सरसाइज, जो एक्टिविटी आपको करने को बोला है, उसमें क्या किया है, ग्लास लिया, ग्लास में वाटर भरा और उसके ऊपर ऐसे मार के ट्यूनिंग फोर्क उसके अंदर डाल दिया, तो आपको ऐसे वाटर के स्प्लैशेस उड़ते हुए दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है। इन अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस्ड साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोर्क। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग, शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कई सारे माध्यम है जिनकी मदद से आप साउंड को प्रोड्यूस करोगे। प्लकिंग, गिटार की स्ट्रिंग्स जब आप खींचोगे तब होता है। स्क्रैचिंग, ऐसे स्क्रैच करोगे तब। रबिंग, कई सारी चीज़ों को रब जब करोगे ना आप, जैसे वेलक्रो हो गया, वेलक्रो जब आप ऐसे रब करोगे एक दूसरे पे तब साउंड आता है। ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब हमारी जो बांसुरी होती है वो। शेकिंग, शेकिंग क्या शेक करोगे आप जिससे साउंड आएगा? तो वो जो बैंड में जो होते हैं ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है,
और इसके अंदर कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं और वो शेक करके साउंड आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से, या फिर आपके घर के जो डिब्बे होते हैं ना, डिब्बे जिनके अंदर शायद होगा कई सारे पल्सेस होंगे, तो वो आप जब शेक करोगे तो आपको साउंड आ जाएगा। ये भी एक सिमिलर एग्जांपल है। As per the above activities, what do we do to the objects? What do we do to the objects? तो we set the object vibrating and produce sound. तो बेसिकली हम करते क्या है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा वाइब्रेशन दे देते हैं और वो साउंड करना शुरू कर देता है। हम उसे वाइब्रेशंस दे देते हैं और वो साउंड करना शुरू कर देता है। बस यही इस टॉपिक का कहना है। वाइब्रेशंस मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन जान लो। वाइब्रेशन अब टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। देखो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। बायोलॉजी की तरफ आ जाते हैं तो आपको बस वाइब्रेशन की डेफिनेशन तो पता चल गई ना। वाइब्रेशन मतलब क्या कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। अब रैपिड मतलब क्या, बहुत फास्ट, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे वाला मोशन। तो उसकी वजह से जो आपको सुनाई देगा वो साउंड होगा, या फिर उसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो ह्यूमन वॉइस जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आप लोग सुन सकते हो, वो एक वाइब्रेशन की वजह से आता है। हमारे गले के अंदर दो ऐसी स्लिट्स होती है और दो स्लिट्स जब हवा ऊपर नीचे आती है तो ऐसे 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 वाइब्रेट होती है और उनकी वजह से ही हमारा वॉइस बाहर निकल जाता है और आप मुझे सुन सकते हो, मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ, मैं खुद को सुन सकता हूँ। तो ये यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं। आपको ऐसे आप हाथ लगा के देखो, आपको भी कुछ ना कुछ हद तक वाइब्रेशंस फील होंगे। मुझे तो फील हो रहे हैं, आपको हो रहे होंगे तो आप ह्यूमन हो, नहीं हो रहे तो आप शायद ह्यूमन ही नहीं हो, आप रोबोट हो। Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. अब देखो, जब आपकी मधुमक्खी होती है, चलो मैं आपको मधुमक्खी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। मधुमक्खी कुछ इस तरीके की होती है, शायद ऐसे उसका कांटा होता है, येलो कलर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का उसका कांटा होता है। तो उसके जो विंग्स होते हैं ना, वो एक सेकेंड में कई बार ऊपर नीचे होते हैं और वो वाइब्रेशन की तरह ही मतलब वाइब्रेशन की तरह ही उसके ही लेवल पे ऊपर नीचे होते हैं और इस वजह से एक साउंड बनता है, वो ज़ूं करके वो साउंड बन जाता है बी का। वैसे मच्छर का भी आपने कई बार सुना होगा, यशराज मुखाटे का सॉन्ग भी आ गया है मच्छर के ऊपर, वो वाइब्रेशन के कारण होता है। A stretched rubber band when plucked vibrates and produces sound. हमने ये बचपन में बहुत बार खेला है। हमारे पेपर पे ना एक ऐसे, जब हम एग्ज़ाम में आते थे तो एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमारे पेपर पे एक ऐसा रबर बांधा हुआ होता था, तो वो हम रबर निकाल लेते थे, पैड पे चिपका देते थे पेपर होने के बाद और वहाँ पे बजा लेते थे। ऐसे हमें गिटार की फीलिंग आती थी। तो वो रबर बैंड जब आप प्लग करोगे तो भी आपको वाइब्रेशन दिख जाएगा और दूसरी बात, आप लोगों को वो सुनाई भी देगा। इफ़ यू हैव नेवर डन दिस देन डू इट एंड ऑब्जर्व द वाइब्रेशन। तो अब ये मैं आपको वीडियो डाल दूंगा इसका, इसी लेक्चर में आपको वीडियो दिख जाएगा। इसके बाद हाँ, अब मुझे याद आ जाएगा। चलो, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मतलब क्या, साउंड कैसे ट्रैवल होता है, हवा में कैसे प्रोपोगेट होता है। ट्रैवल या फिर प्रोपोगेट, अब ये नया वर्ड है, इंग्लिश के टीचर से पूछ लेना। वैसे मुझे भी बहुत अच्छी सी इंग्लिश आती है तो मैं आपको बता दूंगा। प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल। तो अब ये मीडियम क्या है ये जान लेते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज मीडियम। हवा एक तरह का मीडियम है जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हो, ये माइक मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है।
अब ये मीडियम किस तरीके का होता है, आप डेस्क पे ऐसे कान लगा के रखो और दूसरे साइड पे आपके फ्रेंड को ऐसे 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 करने को बोलो, वो भी आपको मतलब वो भी आप सुन सकते हो। आप हवा में भी, अगर मीडियम ही नहीं होता, स्पेस में देखो आप, स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनके पास माइक्स होते हैं और वो माइक की वॉकी टॉकी की मदद से बात करते हैं। क्यों? बिकॉज स्पेस में तो एयर ही नहीं होती, मतलब मीडियम ही नहीं होता, तो स्पेस में वॉइस जाता ही नहीं है आगे पीछे। मतलब साउंड सिर्फ और सिर्फ मीडियम होगा तभी ट्रैवल होगा, स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं होता। स्पेस में कई और फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती है, कई और वेव्स ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती। बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो मीडियम जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। साउंड मूव्स थ्रू द मीडियम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो जनरेशन जहाँ हो रहा है और वहाँ से लेके लिसनर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक साउंड ट्रैवल करता हुआ दिख जाएगा। अब मैं लिक्विड में कैसे साउंड ट्रैवल होता है उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखो सबमरीन्स होती है ना, सबमरीन्स पानी के नीचे 6-6 महीने होती है। तो उन लोगों को सुनने के लिए, उन लोगों को आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई बड़ा सा व्हेल तो नहीं आ रहा, तो ये सुनने के लिए ना उनके पास आंखें, मतलब दिखेगा ही नहीं। जब आप इतना नीचे होते हो पानी में, किलोमीटर्स शायद मीटर्स डीप पानी में, कई सारे मीटर्स डीप पानी में आप होते हो, तो आप लोगों को दिखता नहीं है। तो तब सोनार नाम की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जहाँ पे साउंड फेंका जाता है और साउंड कितने टाइम में वापस आएगा इको होके, वो सुन के जो नेविगेटर्स होते हैं वो अपना रूट बना लेते हैं या फिर जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। उसी तरीके से जो वेल्स होती है ना, वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स, तो वो माइग्रेशन करती है हर साल एक फिक्स टाइमिंग में वेल्स यहाँ से कुछ एक पॉइंट से बी पॉइंट तक माइग्रेट करती है। तो वो अंडर वाटर एक दूसरे से बात करती है। यस, आप लोगों को शायद ये जानने में बहुत ज़्यादा हैरानी हुई होगी, लेकिन हाँ, और हर ग्रुप जो होता है ना वेल्स का, चलो ये फैमिली हो गया वेल्स का, एक दूसरा फैमिली, तो हर फैमिली का एक यूनिक गाना है और वो गाना गा के एक दूसरे को ग्रीट करती है या फिर ये जान लेती है कि क्या ये हमारे ग्रुप का है, क्या ये हमारे ग्रुप की वेल है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है। और ये जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि कितने क्रिएटिव लोग हैं, मतलब एनिमल्स ही एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन कितने ज़्यादा क्रिएटिव है। तो कुछ इस तरीके से है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स टू द ईयर। हाँ, अब ये जान लो ये क्या है। जब आप गिटार को बजाओगे ना तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट हो जाएगी, स्ट्रिंग उसके आसपास वाली हवा को वाइब्रेट करेगी, आसपास की हवा उसके नेक्स्ट वाले हवा को वाइब्रेट करेगी, नेक्स्ट वाली हवा उसके आगे वाली हवा को वाइब्रेट करेगी, और ये चक्कर चलता जाएगा जब तक वो आपके ईयर्स पे आके आपके ईयर्स के पास वाली हवा को वाइब्रेट ना कर दे। और आपके ईयर्स के पास वाली हवा जब वाइब्रेट हो जाएगी तब आपका ईयर ड्रम भी वाइब्रेट हो जाएगा और आपको तब सुनाई देगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है और ये आपको भी जानना चाहिए, बिकॉज यही तो है, यही तो साउंड है। जब आप डीजे बजाओगे तो उसके जो साउंड है उसके आसपास की हवा वाइब्रेट हो जाएगी, उसके बाद उसके पास वाली हवा वाइब्रेट हो जाएगी, और ऐसे 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 चलते जाएगा जब तक आपके कानों के पास वाली हवा वाइब्रेट नहीं कर जाएगी। जब आपके कानों की हवा भी वाइब्रेट कर जाएगी तब आपको सुनाई देगा। अब जिनके कान के अंदर का जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट नहीं होगा, उन लोगों को सुनाई नहीं देता। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, किसी भी मीडियम में आसपास की चीज़ को वाइब्रेट किया जाता है तभी वो साउंड आगे जाती है। तो कुछ इस तरीके से हवा का प्रोपोगेशन होता हो आप लोगों को दिख जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या है मैं बता दूंगा। चलो मान लो ये हो गया एक पॉइंट जहाँ से वॉइस आ रही है, तो वो आसपास वाली हवा को वाइब्रेट कर देगी। आसपास की हवा में जो मॉलिक्यूल्स, या फिर चलो बड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको, वो आसपास वाली हवा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना,
वो इक्विलिब्रियम से आगे हटेंगे, और जब आगे हटेंगे तो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स से जाके टकराएंगे और फिर वो आगे जाएंगे, फिर ऐसे 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 होता जाएगा और ये बड़ा 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 होते जाएगा और कुछ इस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करती है। तभी जब आप डीजे के पास होंगे तो आपको बहुत सारी नॉइज़ आ जाएगी, जब आप दूर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ गाना तो सुनाई देगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है। इट देन exerts a force ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। तो उसके बगल वाले को वाइब्रेट मतलब उसके बगल वाले पे वो फोर्स डाल देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल्स गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो देखो, इसकी वजह से ये रेस्ट से हट जाते हैं, इसकी वजह से ये रेस्ट से हट जाते हैं, और कुछ इस तरीके से जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस जब डिस्टर्ब होगा तभी तो साउंड ट्रैवल करेगी। After displacing the adjacent particle, the first particles come back to its original position। तो दूसरे को डिस्प्लेस करने के बाद ये पार्टिकल अपना चिल हो जाता है। This process continues in the medium till the sound reaches your ear। तो यही चीज़ ऐसे 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 होके आपके कान तक आ जाती है। The disturbance created by the source of the sound in the medium travels through the medium and not the particle of the medium। तो देखो, ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ अगर साउंड प्रोड्यूस हो गई तो यहाँ का ही पार्टिकल यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो पार्टिकल सिर्फ यहाँ ऐसा वाइब्रेट करेगा और उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल कुछ ऐसा वाइब्रेट करेगा, तीसरा पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा, चौथा पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा, पांचवा पार्टिकल ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा, और तब आपके कान पे वो साउंड पड़ जाएगी और तब आप लोगों को सुनाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि मीडियम ही पूरा भाग जाता है दूसरी तरफ, सिर्फ हवा में डिस्टर्बेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। मेरे वोकल कॉर्ड्स जो है उसके पास जो हवा है ना वो वाइब्रेट हो रही है, और वो मेरे मुंह वाले पार्टिकल्स को शायद वाइब्रेट करे, और वो शायद इस माइक के जो मेम्ब्रेन है उसको वाइब्रेट करे, और तब आप लोगों को सुनाई दे। कुछ इस तरीके से होता है। कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मज़े तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत सारा बचा हुआ भी है। तो हम सिर्फ साउंड नीड्स अ मीडियम तक पढ़ लेंगे और उसके बाद रोक लेंगे इस टॉपिक को, बिकॉज मैं सारे सीक्रेट्स एक दिन में नहीं बताना चाहता। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू द मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम sets its neighboring particle into the motion, they in turn produce similar motion in others। तो देखो, मोशन चेंज नहीं होता। अगर इतना हिला है एक पार्टिकल, दूसरा भी इतना ही हिलेगा, तीसरा इतना ही हिलेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी स्लो होती जाएगी। तभी आप अगर 10 मीटर दूर हो एक फ्रेंड से, और अगर आप 100 मीटर दूर हो एक फ्रेंड से, अगर यहाँ से कोई चिल्लाया तो आपको वहाँ पे 10 मीटर पे थोड़ा क्लियर सुनाई दे, लेकिन जब आप 100 मीटर पे जाओगे तो आपको हार्डली कुछ सुनाई देगा। The particle of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried away। तो पार्टिकल्स ऐसे ही नहीं घूमते। सुनो, पार्टिकल्स ऐसे ही नहीं घूमते। पार्टिकल्स को घुमाने के लिए भी मतलब सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो कैरिड अवे होता है, पार्टिकल्स नहीं आगे जाते, सिर्फ डिस्टर्बेंस कैरी अवे होता है। तो डिस्टर्बेंस ऐसे 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 करके आगे जाएगा, पार्टिकल वहाँ का वहाँ रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक पार्ट है, आपको ये आना ही चाहिए। तो पार्टिकल मूव नहीं होगा, देखो पार्टिकल मूव नहीं होगा, सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम, हेंस द साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव। और इसी वजह से साउंड को हम वेव की तरह ले सकते हैं। अब वेव कैसी होती है मैं आपको बता दूं। वेव कुछ इस तरीके से होती है। जब वेव आगे ट्रैवल करेगी ना, तो चलो मान लेते हैं ये पार्टिकल, इसका नाम चिंटू है, तो ये चिंटू जो है ना वो आगे नहीं जाता वेव के साथ, चिंटू सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करता है। ये मिंटू सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करता है। ये इसका नाम क्या है, बबली सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करता है। इसका नाम क्या है, बिल्लू सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करता है। वो आगे नहीं जाते, जो आगे जाता है वो होता है वेव का एनर्जी और वेव का डिस्टर्बेंस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको चांसेस है कि आपका आगे का टॉपिक थोड़ा सा वीक रह जाए,
तो इससे अच्छा है कि ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो एक और बार सुन लीजिए ताकि आप लोगों को ये इजी हो जाए समझने के लिए। साउंड वेव्स आर characterized by the motion of particles in the medium and are called as mechanical waves। अब देखो, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल कुछ न कुछ मोशन करता है, इसलिए तो उसे मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल मतलब जो मोशन करे, देखो जो मूव करे। इस वेव में तो वो मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस वजह से साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। चलो लिख लेते हैं। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। साउंड इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। एयर, हवा सबसे कॉमन मीडियम है, मतलब सबसे कॉमन चीज़ है जिसमें से साउंड ट्रेवल होता है। हाँ होता है, यही हवा से ही तो हम यूजुअली रेगुलरली बात करते हैं। जो साउंड्स जो स्टूडियो में आते हैं या फिर जो डीजे वाले बजाएंगे तो वो भी हवा में ही तो जाएंगे ना। यस। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called as compression. देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा ना तो वो उसके साइड, चलो ये साउंड मान लेते हैं, चलो साउंड मान लेते हैं, तो जो साउंड जो है ना वो अपने पास वाले जो एयर पार्टिकल्स है उनको सबसे ज़्यादा मोशन में वाइब्रेट कर देगा, और इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, और उसके बाद वाला एक, अब मैं थोड़ा सा आगे का बता दूंगा, उसके बाद वाला एक आता है जो थोड़ा सा लूज होता है, उसको लो प्रेशर होता है, और उसको हम कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से जब ये जो होता है ना, अब ये हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर वाले की जगह ले लेता है और डिस्टरबेंस आगे जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है लो प्रेशर वाला जोन। अब ये डिस्टरबेंस जो है वो आगे वाले लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से डिस्टरबेंस आगे मूव करता है, पार्टिकल वही का वही रह जाता है, बस प्रेशर चेंज होता रहता है। हम ये कह सकते हैं प्रेशर थोड़ा सा चेंज होता रहता है। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, देन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव्स बैकवर्ड। अब देखो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ वाइब्रेट हो रही है ना, तो जब ये आगे जाएगा ना, जब ये कंप्रेशन आगे जाएगा तब ये भी ऑब्जेक्ट, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट भी पीछे आता है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अब जो मैंने यहाँ पे बात की थी तो ये अब बन जाता है रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। तो देखो लो प्रेशर रीजन, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अ सीरीज ऑफ compression एंड रिफ्रैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। तो बिकॉज ये बहुत फास्ट आगे पीछे करता है एक ऑब्जेक्ट, मतलब साउंड तो है ना वो एक सेकेंड में कई बार आगे पीछे कर देता है। मुझे सर्दी हुई है, तो कुछ इस तरीके से एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी सीरीज आपको दिख जाएगी कंप्रेशन रिफ्रैक्शन की, और यही तो साउंड है बेसिकली। दिस इज द साउंड, दिस इज द रियल साउंड, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। दिस मेक्स द साउंड वेव दैट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। तो यही बनाता है एक साउंड वेव जो, अब देखो ये साउंड वेव कुछ इस तरीके की होगी। देखो यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, 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 यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो। जब कंप्रेशन होगा तो हाई होगी वेव, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो लो होगी वेव।
Compression is the region of high pressure and refraction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. More density of particle in a medium gives more pressure and vice versa. Thus the propagation of sound can be visualized as the propagation of density of variation. अब देखो ये जो compression जब आता है तो high pressure इसलिए create होता है because density वहाँ पे ज़्यादा होती है. Density मतलब एक गिवन वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं. अगर बहुत सारे मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम कहेंगे एक कॉम्प्रेशन. अगर कम है तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन. तो देखो कुछ इस तरीके के आप जान सकते हो. ये एयर के पार्टिकल्स हैं. तो जब आप ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे मार के वाइब्रेट करने को बोलोगे तो यहाँ पे हाई डेंसिटी, यहाँ पे लो डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी. लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी मतलब यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन होता है और यहाँ पे साउंड लो प्रेशर का आता है और यहाँ पे साउंड हाई प्रेशर का आता है. यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है. कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं. अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इन द मीडियम. तो देखो यहाँ पे आपको कंप्रेशन, देखो कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन आपको दिख जाएगा. तो कुछ इस तरीके से ही साउंड रियल लाइफ में भी ट्रैवल करती है. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. ये हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बस हो ही जाएगा. तो साउंड को एक मीडियम की ही ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. आप स्पेस में साउंड भेज ही नहीं सकते. मैं कहना चाहूँगा आप वेव्स कई सारी भेज सकते हैं स्पेस में, लेकिन आप साउंड भेज नहीं सकते बिकॉज साउंड एक मैकेनिकल वेव है. मैकेनिकल वेव्स की और एक प्रॉपर्टी बताने देना चाहूँगा. मैकेनिकल वेव्स नीड अ मीडियम. अब ये बहुत आगे की चीज़ है लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा. कोई भी मैकेनिकल वेव ले लो, उसको एक मीडियम की ज़रूरत होगी. अब ये मैकेनिकल वेव कौन कौन सी है? साउंड एक वेव है. वैसे ही जो हमारा रेडियो की जो वेव होती है ना, वो भी एक वेव है. और कौन कौन सी कई सारी और वेव्स आपको दिख जाएगी. साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा फॉर इट्स प्रोपोगेशन. इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. देखो स्पेस में वैक्यूम होता है, वैक्यूम विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. अब ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है और ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में. बहुत मज़ा आया ये टॉपिक पढ़ाते हुए. बस हो गया आज के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. यू आर वॉचिंग विन साइंस. तब तक हिट द सब्सक्राइब बटन. और नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. आप श्योरली आइएगा वो टॉपिक देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस करेंगे. और जब ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस हो जाएगा तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं. चलो बाय बाय.